जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन साइंस के यानी कि विज्ञान के बताने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे श्रेष्ठा योजना पीएम यशस्वी एनएमएमएस राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा सैनिक स्कूल नवोदय क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बच्चों हिंदी में पूरे में प्रश्न पढ़ के आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप एकदम परेशान ना हो। एक दो बच्चे काफ़ी परेशान होकर मैसेज भी करते हैं, सर इंग्लिश में नहीं हिंदी में करिए, तो हिंदी ही बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा, थोड़ा नोट जरूर करना होगा बच्चों, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में हूबहू या हल्का सा बदलाव के साथ आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मेढक का लार्वा एक अचानक एवं बड़ी प्रक्रिया द्वारा अपनी संरचना में परिवर्तन करता है, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो आपने देखा होगा बचपन में जब भी बारिश होती है तो थोड़े बहुत पानी इकट्ठे हो जाते हैं, तो लगता है कि हाँ मछली के बच्चे छोटे छोटे तैर रहे हैं, तो अचानक से वो मेढक कैसे बन जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे देखिए थोड़ा समझ के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को देखिए कहते हैं कायांतरण, ठीक है, या मेटामॉर्फोसिस इंग्लिश में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही है। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूं ताकि आप इसको नोट कर लें, कायांतरण। ठीक है, तो कायांतरण आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको समझिएगा इसके पीछे कारण क्या है। इसको इस प्रक्रिया को कायांतरण कहा जाता है। तो कायांतरण के कारण के दौरान क्या होता है, टैडपोल में पहले पीछे के पैरों का निर्माण होता है। ठीक है, पैर बनते हैं, इसके बाद आगे के पैर विकसित होते हैं, पूंछ छोटी होती जाती है। ठीक है, एवं उसका शरीर जो है चौड़ा होकर फैलने लगता है। इसमें फेफड़े और कान के पर्दे ईयर ड्रम्स का भी विकास होता है। कायांतरण के इस जो प्रक्रम के लिए टैडपोल को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। कई बार जो आयोडीन नमक हम लोग बोलते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक खानी चाहिए, तो कई बार आता है कौन से धातु आवश्यक है कायांतरण के लिए, मेटामॉर्फोसिस के लिए, तो आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है कितने दिनों तक चलता है मेटामॉर्फोसिस कायांतरण, 14 दिनों तक चलता है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 77 है क्लोनिंग आप जानते हैं कि भेड़ बनाई जाती हैं क्लोन करके। ठीक है, निम्न में से कौन सी जनन की विधि के समान होती है। पहला ऑप्शन है आपका लैंगिक जनन, दूसरा है आपका पुट्टिका निर्माण यानी कि सिस्ट निर्माण, फिर है अलैंगिक जनन, फिर ए और सी दोनों। ठीक है, सेक्सुअल और ए सेक्सुअल दोनों। तो इसमें बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब इसके पीछे क्या है बच्चों कि ये जो है क्लोनिंग में अलैंगिक जनन की विधि के समान होती है। अलैंगिक जनन में होता क्या है, एक जनक द्वारा दो या अधिक संततियों का निर्माण होता है जो आनुवांशिक रूप से जनक एवं अन्य संततियों के समान होते हैं। ये संततियाँ एक दूसरे की एवं इनके जनक की क्लोन कॉपी होती है। इस तरह क्लोनिंग जो है कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से एक समान डीएनए वाले सदस्य जीवों को उत्पन्न करने की तकनीक होती है। तो एक समान जो डीएनए होते हैं इसी वजह से सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें क्लोनिंग में क्या होता है, जनन एवं संतति का डीएनए जो है समान होता है, तो अंतर कोई भी नहीं होगा। जो ओरिजिनल होगा उसका डीएनए, ठीक है, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही हमारी जीन्स में होता है बच्चों। ठीक है, और जो क्लोन बनेगा उसका भी डीएनए समान होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न में से किसके द्वारा समान वायुमंडलीय दाब के मान को प्रदर्शित किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब की बात हम लोग करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दो तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए, जब एमएम भी होता है, सेंटीमीटर भी है, और इसको पास्कल में भी किया जाता है, प्रेशर पास्कल में होता है। ठीक है, तो जो समान वायुमंडलीय दाब का मान जो है वो होता है आपका 101,325। ठीक है, 101,325 किलो पास्कल। अब हम यहाँ देख रहे हैं किलो पास्कल यहाँ है, लेकिन फिगर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मेन फिगर ये है। ठीक है, किलो है, किलो अगर हटा दें 3 दशमलव मतलब 3 जीरो उधर चला जाएगा, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो केवल पास्कल कहीं है भाई, 101,325 हाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में है।
ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ये आंसर क्यों होगा, आपको पता चल गया, क्योंकि बदल करके किसी ऑप्शन में किलो पास्कल वाला भी आ सकता है, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया। ठीक है, तो इसको आपको पता है वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है बच्चों, देखिए उत्तर देंगे तो आप जगह रहेंगे, ये मत सोचिएगा अरे हमें तो आता है क्यों लिखें। ठीक है, समुद्र तल पर देखिए जो बैरोमीटर द्वारा ही दाब मापा जाता है, चलिए उत्तर भी मैं बता दिए गलती से। ठीक है, और पारे के स्तंभ का, उसमें पारा रहता है, ठीक है, उसमें पारा लगा रहता है तो रीडिंग लगी रहती है, तो उसमें जो है वो 760 mm होता है, 760 मिलीमीटर। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है 760 रहता, तब ये उत्तर 2 भी हो जाता, क्योंकि 76 है तो वो भी उत्तर आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा 78 का सी ऑप्शन सही है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 79 देखें। 79 देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की प्रबलता समानुपाती होती है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज़ प्रोपोर्शनल टू, तो ये प्रोपोर्शनल होती है बच्चों स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब आयाम के वर्ग के समान होती है। आयाम जो है आपका एम्पलीट्यूड होता है, पिच कितनी ऊपर जाएगी साउंड, ठीक है, वो डिपेंड करता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है आयाम के समानुपाती होता है, और यदि ध्वनि का आयाम अधिक है तो याद रखिएगा ध्वनि जो है प्रबल होगी और लाउड होगी। कई बार आता है कि मतलब कैसे ये बढ़ा तो ये कितना बढ़ेगा, कई बार के ये भी प्रश्न आते हैं। और जो ध्वनि की प्रबलता हम किस में नापते हैं, डेसिबल में, तो डेसिबल लिख भी लीजिएगा, इसका मैंने सिंबल आपको यहाँ पर डिनोट कर दिया है। ठीक है, इस टॉपिक को, साउंड के टॉपिक को मैंने विधिवत समझाया हुआ है। आपको क्या करना है, NMMS का विज्ञान साइंस की अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, गणित की और सामाजिक अध्ययन की, तीनों को देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। श्रेष्ठा के 2 वर्षों के मैंने पेपर हल करके डाला है, मैं उसको देख लीजिए। PMSSB के जितने वीडियोस हैं उसको देख लीजिए बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर। बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति बड़े समतल दर्पण के सम्मुख, भाई बड़ा समतल दर्पण है, उसके सम्मुख जो है वह 10 मीटर की, मान लीजिए 10 मीटर की दूरी है, ठीक है, पर खड़ा है। ठीक है, तो व्यक्ति तथा प्रतिबिंब के मध्य 5 मीटर की दूरी हेतु व्यक्ति को कितना चलना पड़ेगा। अब इसका प्रतिबिंब इधर ही यहीं कहीं बन रहा होगा, तो ये सवाल है वो कितना इधर चल के आए कि उसकी जो मान लीजिए आखिरी में यहाँ आ गया, उसकी जो दूरी है अपने इमेज से, अपने प्रतिबिंब से, वो केवल कितनी रह जाए, 5 मीटर रह जाए। देखिए एकदम अलग सवाल है, और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया भी हुआ है दर्पण वाले में काफ़ी टॉपिक्स में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या है। तो ये देखिए, अगर वो शुरुआत में दीजिएगा, शुरुआत में अगर 10 मीटर की दूरी पे है, तो इसका नियम ये है बच्चों कि जितनी दूरी पे खड़ा रहता है उतनी दूरी पे इधर को प्रतिबिंब बनता है। तो भाई कुल कितनी दूरी हो गई, उसके खुद के और उसके प्रतिबिंब के बीच में 20 मीटर की दूरी हो गई। अब स्टार्टिंग वाली हमने सिचुएशन यहाँ पर समझ ली। ठीक है, अब सवाल है कि अब दोनों के मध्य कितनी दूरी रहनी है, 5 मीटर। तो 5 मीटर रहनी, तो ये कितना होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। क्लियर हो, ये 2.5 होगा तभी तो ये भी 2.5 होगा, दोनों मिलके 5 होंगे। ठीक है, तो भाई कितना चल के आएगा इधर को, तो हम 10 में से 2.5 को हम घटा दें, तो कितना आएगा आपका 7.5। तो देखिए कितना अच्छा सवाल था ये। यहाँ से चल के आने में इसको 7.5 मीटर, 7.5 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको ज़रूर आप नोट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा कार की सतह को और उसके अधिक चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बदल के आ गया। ठीक है, तो कई बार मैंने बताया हुआ है क्रोमियम का इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी क्रोमियम ही कहेंगे। मुझे हिंदी मतलब जो बच्चे लिख लेंगे, लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर आपने उत्तर नहीं बताया, इसलिए करना पड़ता है। तो देखिए इसमें किया जाता है, और ये इससे पॉलिश करने पर यह अत्यधिक चमकीला हो जाता है और चमकता रहता है हमेशा। आप देखे भी होंगे कई बार मकानों में रेलिंग में भी इस समय हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 82 है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः जिम्मेदार 2 गैसें कौन सी है। तो ये प्रश्न मैंने कई बार बताया भी है। तो ये है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मूला भी ऐसे याद कर लीजिएगा,
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इस तरह से भी सवाल रिलेट करके आ सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, जो जल का pH रहता है, आप सोचिए इतना अम्लीय हो जाता है कि वो ताजमहल को भी नुकसान पहुंचाता है। pH 5 तक आ जाता है। आपको पता है 7 जो है न्यूट्रल होता है, पानी का रहता है। तो ये सब एसिड बेस वाला भी मैंने बताया हुआ है। तो कहीं से भी सवाल कुछ भी उठाए जा सकते हैं। तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से देख जाकर। क्वेश्चन 83 है, नीचे जनन से संबंधित कुछ शब्दों के सेट दिए हैं, इसमें से गलत समूह वाले सेट का चयन कीजिए। ये बच्चों आ सकता है सवाल, और आया हुआ है मुझे जो ध्यान आ रहा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, 83 वाला। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। शुक्राणु पहला लिख लीजिए, अंडवाहिनी दूसरा लिख लीजिए, तीसरा अंडाणु लिख लीजिए, चौथा जो है गर्भाशय लिख लीजिए। तो इसको आपको वीडियो पॉज करके नोट करिएगा फिर से। ठीक है, पहला शुक्राणु, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा अंडाणु और चौथा गर्भाशय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 बच्चों, सभी क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अच्छे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं? भाई क्या शर्त होती है अच्छे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए? अब जब भी देखिएगा आपको ध्यान रखना होगा कि इसको बच्चों कहते हैं, आपको पता ही है इसको। एक मिनट, क्वेश्चन मेरे ख्याल से 84 हम बोल रहे हैं, 84 हमें करना है। ठीक है, फिर हम 85 पे आएँ। एक धातु कार्मिक प्रक्रम द्वारा इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाना कहलाता है। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन से लिया गया था। इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, ये आप जानते भी होंगे। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और काफ़ी बार ये प्रश्न आए भी हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। एक अच्छे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं? तो बच्चों देखिए, अगर ऑल ऑफ द एबो रहे तो चांस लगभग वही रहता है, तुक्का लगाना हो तो वही रहता है। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शंस को भी ध्यान रखिए, कभी कभी हमें परेशानी हो जाती आ जाता है। ठीक है, तो उच्च विद्युत घनत्व, उच्च विद्युत घनत्व लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है निम्न तापमान, निम्न तापमान। ठीक है, और आपका तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट से अधिक धातु, इलेक्ट्रोलाइट से अधिक धातु सांद्रता, सांद्रता। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया। तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेट करके प्रश्न आ सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे ही बहुत सवाल देख रहा हूँ। विद्युत लेपन में किस विधि का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी है। ठीक है, इसका बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कभी पानी को लेकर के हाइड्रोजन का बुलबुला कहाँ बनेगा, ऑक्सीजन का कहाँ बनेगा, कई सवाल आते हैं। कॉपर कहाँ जमा होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा, सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा। ठीक है, तो 86 है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसमें विद्युत धारा द्वारा धातुओं का लेपन करने की विधि है, या लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए जो चीज़ें हमने पढ़ी वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80। इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस हिंदी में भी लिखिएगा बच्चों। ठीक है, 87 रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता वाला भूकंप 4 की तीव्रता वाले भूकंप से कितना गुना अधिक शक्तिशाली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो 6 की तीव्रता वाला 4 की तीव्रता वाले भूकंप से कितना अधिक, मतलब ये ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कम है, लेकिन कितना गुना है ये है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए यह एक जो रिक्टर पैमाना होता है वो रैखिक पैमाना नहीं है, अर्थात जो है प्रत्येक भूकंप की तीव्रता उससे पूर्व भूकंप से 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, इसके पहले पूर्व में 10 ये 5 आएगा, इसके पहले 4 आएगा, भाई 10-10 गुना अधिक है ना। ठीक है, तो आपका 87 का जो बच्चों सही आंसर होगा वो है आपका 10 गुना। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 10 और 10 साथ में मिलके क्या बना है? 100। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये होगा 6 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स, सॉरी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 88 आपके सामने। प्रश्न 88 है रबी फसलें। तो देखिए रबी खरीफ पर लेके काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। रबी की फसलें सर्दियों की शुरुआत में, मतलब अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, जबकि सर्दियों के अंत यानी कि गर्मियों के शुरुआत में बसंत काल में मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इसमें क्या क्या आएगा? चना, सरसों, सब आप उदाहरण याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है
कि सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 89 है, अल्कोहल में चीनी की रूपांतरण को क्या कहा जाता है? काफ़ी बार आया हुआ है, किसने किया, ये भी सवाल आते हैं, काफ़ी बार मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको हम लोग किण्वन कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। तो 1857 में लुई पैस्चर, ये कई बार आता है किसकी खोज है, बताया हुआ है, फिर भी मैं बता दूं। ठीक है, लुई पैस्चर, लुई पैस्चर, ठीक है, की खोज की थी। और ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है और जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। कई बार आता है क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, इसकी पड़ती है, उसकी पड़ती है, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे तो आपकी मदद काफ़ी मिलेगी सवाल को हल करने में। निम्न में से सुमेलित जोड़े की पहचान कीजिए। तो इसमें देखिए सुमेलित जो है वो गिर है। गिर आपको पता है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, जो लॉयन के लिए यानी कि शेर के लिए फेमस है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एशियाई शेरों के भारत में अंतिम निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको भी नोट कीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम का एक सिंग वाला जो होता है, गैंडा होता है, उसके लिए फेमस है। तो सभी का मैंने बता दिया है। और जो रणथंभौर है राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये चारों आप नोट कर लीजिए, चारों का मैंने बता दिया है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसमें से क्योंकि बदल के कुछ भी आ सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स, मतलब कि हिंदी में भी वाटर हार्वेस्टिंग ही है। हार्वेस्ट करना मतलब पानी को बचाना बच्चों, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इन स्टोरेज टैंक, मतलब बारिश के पानी को बचा कर रखना, यही कहलाता है। संरक्षण टैंकों में वर्षा के जल को एकत्रित करना, तो अब तो ज़मीन खोद के पानी में ही भेजा भी जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 92 देखिए। क्वेश्चन 92 है आपके सामने, डैश से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा छींकते समय अपना मुंह एवं नाक रुमाल से ढक लेना चाहिए। सामान्य सर्दी जुकाम, कैंसर, अस्थमा या मलेरिया। तो साफ साफ पता चल गया है, इसका 92 का आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। क्यों होता है अब इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन हवा को ट्रैप अधिक कर सकता है, कौन रोक सकता है, मतलब अपने उसमें कपड़ों के बीच में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो है बच्चों वूल। ठीक है, हमारा ऊल जो है हवा को ट्रैप अधिक कर सकता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में हम लोग ऊल का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार सवाल आता है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये गर्म हवा को रोक के अंदर ही रखता है, अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, तो 93 का आंसर आपको प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सा अधातु अत्यधिक क्रियाशील है तथा उसका उपयोग माचिस बनाने में होता है? तो काफ़ी बच्चे जानते होंगे फॉस्फोरस का। इस पर मैंने काफ़ी सवाल बताए भी हैं और सवाल आ भी रहे हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है, यह धातु जल H2O से अभिक्रिया करती है, जो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो मैंने रिएक्शंस को विधिवत एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको चैप्टर में जाकर करना होगा। ठीक है, तो इसमें धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, तो इसका आपका देखिए मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस H2 गैस भी बनेगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना है, इन रिएक्शंस को मैंने विधिवत समझाया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सी कोशिकांगों का जोड़ा DNA नहीं रखता है? देखिए डाईराइबो, तो जो बच्चों नहीं रखता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिएगा। लाइजोजोम, ठीक है, राइजोजोम और रसधानी। हिंदी में तो भाई लाइजोजोम ही है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। तो तीसरा ऑप्शन बच्चों इसका सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आते भी हैं। और लाइजोजोम एवं रसधानी में स्वयं का DNA उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि कोशिका में DNA केवल 3 कोशिकांगों केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये जो मैंने पॉइंट बताया इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। केंद्रक न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट हिंदी इंग्लिश में ही कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 97 है, निम्न में से कौन सा लक्षण एक पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करता है? तो हमेशा डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है, ये काफ़ी अलग है। ये है बच्चों सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, वीडियो जल्दी ख़त्म करना होता है। केवल पादप कोशिका में जंतु से अलग करती है। तो इसमें काफ़ी और पॉइंट्स है, अगर हम जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा बच्चों और एक्सप्लेन करने में। क्वेश्चन नंबर 98 है आपके सामने, नेप्थलीन बॉल्स। हाँ, जो नेप्थलीन बॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, तो जिनका कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए किया जाता है, वो किससे बनती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 98,
तो बच्चों ये बनती है आपकी कोल टार से, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी हम लोग कोल तार ही कहेंगे, ठीक है, जो पिघलाते हैं काला काला आपने देखा होगा, ठीक है। तो 98 का ही काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 99 आपका है, मृत वनस्पतियों द्वारा कोयला बनने की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायरेक्ट डेफिनेशन है बच्चों, डायरेक्ट डेफिनेशन है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है, कार्बनीकरण, कार्बनीकरण, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको नोट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज का, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर है आपका कोल टार। फिर से कोल टार का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। और कोल टार जो है काले भूरे रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है, तो कई बार आपने देखा भी होगा फैलाते हुए। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मुझे विश्वास है कोई ना कोई प्रश्न बच्चों अवश्य आएंगे, ठीक है। वीडियोस इधर वाले आप सब देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इसमें बताने वाला हूँ। समय नहीं मिल पा रहा है बच्चों, नहीं तो गणित के भी वीडियोज़ अभी बताता, और गणित के काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको बस प्लेलिस्ट में जाकर खोज के देखना है मेरे चैनल पर, ठीक है। नहीं आता तो किसी से पूछ लीजिएगा या यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि कैसे किसी चैनल का प्लेलिस्ट देखा जाता है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।